गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल ये रिएक्शन दिया था, ये कौन सा रिएक्शन है? ये क्या है? ये सर एनहाइड्राइड। जब भी सी डबल बॉन्ड हो, फिर एक O, फिर सी डबल बॉन्ड हो, ऐसे अगर कहीं दिखे इधर R ग्रुप और इधर R ग्रुप, तो इसे हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है। और H3O पॉजिटिव का मतलब कि हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। मैंने आपको बताया था पिछले दिन कि रिएक्शन कैसे जाती है। सबसे पहले ये H3O पॉजिटिव में H प्लस है एंड H2O है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये पहले H प्लस को ले लेगा, तो यहां पे बनेगा PH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे H और इस पे पॉजिटिव, इधर CH3। नेक्स्ट, ये क्यों हुआ है? देखो यहां पे अगर H2O होता, H2O के लोन पेयर, H2O के लोन पेयर का यहां पे अटैक करना जितना आसान था उससे ज्यादा आसान यहां हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज बन गया तो इलेक्ट्रॉन अब और तेजी से इधर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पे और डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव ढेर सारा बनेगा। ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से और तेजी से खींचेगा, जिसके कारण H2O का लोन पेयर अब यहां इस कार्बन सेंटर पे अच्छे से अटैक कर पाएगा। तो इसको हम कहते हैं कार्बोनिल का एक्टिवेशन। ये जो कार्बोनिल था उतना एक्टिव नहीं था जितना ये वाला हो चुका है। तो इसलिए एसिडिक मीडियम में जो पहले H प्लस होगा वो ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये पहले लेगा और कार्बोनिल को एक्टिव करेगा। अगर ना दिया हो तब भी रिएक्शन हो जाता है, बट एसिडिक मीडियम में फास्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो H2O का लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा PH, C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH और इधर CH3, और ये H2O में से H और इस पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज वाटर का आया है ये इसी पे आ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा ताकि वो न्यूट्रल हो पाए। क्या बनेगा? PH, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर CH3 और अगेन इधर OH। ठीक है। ये जो यहां से O पे पॉजिटिव चार्ज था यहां से माइनस H प्लस निकल गया। माइनस का इस पे अगर किसी, ये तीर के ऊपर किसी के आगे माइनस लिखा है, इसका मतलब वो रिएक्शन से बाहर आ रहा है। ठीक, यहां पे कुछ नहीं, यहां पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब हमने रिएक्शन में डाला है। तो माइनस H प्लस का मतलब होता है कि ये बाहर आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसे दोबारा नीचे आएगा और इसको निकाल देगा। तो देखो क्या बना? PH, C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, और इधर से क्या बना? CH3, C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड इधर H, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इधर OH। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि लोन पेयर ने नीचे अपना लोन पेयर दिया। तो ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और तीसरा बॉन्ड हमेशा अपना लोन पेयर देके बनाता है। ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है तब ताकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जब भी वो फिर तीसरा बॉन्ड बनाता है तो अपना लोन पेयर देके बनाता है, तो इसलिए जब तीसरा बॉन्ड लोन पेयर देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो लोन पेयर ऐसे नीचे की तरफ बॉन्ड बनाया और ये वाला निकल गया, तो यहां से CO बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया, लोन पेयर नीचे आया था इसलिए इस पे पॉजिटिव आया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बन गया, ये जो H है वो माइनस H प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड OH।
और ये जो O निगेटिव है ये भी पानी में से H+ ले लेगा, या वैसे भी H3O पॉजिटिव में H+ पड़ा ही है, तो ये PHCOOH बन जाएगा और ये CH3COOH बन गया। समझ में आया? आगे चलो। एक और हमने दिया था आपको, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, एस्टर। जब भी R≡C OR ऐसा हो तो इसे हम बोलते हैं एस्टर। और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। क्या होगा, अब यहां पे देखो H+ नहीं है तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ नहीं ले पाएगा। क्या होगा, NaOH का जो OH- है ये डायरेक्ट कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो बेंजीन है हमने ऐसे ही लिख रहे हैं, ये हो गया O पे माइनस, इधर O और इधर फिर से बेंजीन, और इस कार्बन से ये OH जुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो O पे माइनस है ये दोबारा नीचे आएगा और ACO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो सिंपल, ये O- दोबारा नीचे आएगा। इसी को कभी कभी मैं एक ही स्टेप में भी दिखाता हूं आपको, जब जल्दी में रहता हूं कि ये ऐसे टूटा दोबारा नीचे आया। देखा होगा आपने कि एक नंबर ये स्टेप अटैक किया, फिर ये पाई बॉन्ड टूटा, फिर दोबारा आया, तो 2 स्टेप, और फिर जैसे ही दोबारा आएगा इसको निकाल देगा, तीसरा स्टेप। तो डायरेक्ट इसको भी लिख देता हूं। तो यहां पे मेरे पास टाइम था तो मैंने हर एक स्टेप आपको दिखाया है। नोट करो, बोर्ड में आप जब लिखोगे तो आप एक एक स्टेप दिखाओगे कि पहले OH- का अटैक हुआ, पाई बॉन्ड टूट के O पे माइनस बना, वो दिखाओगे। नेक्स्ट स्टेप में दिखाओगे कि O- ऐसे नीचे आया और फिर तब जाके ये CO बॉन्ड ब्रेक हुआ और तब ये बना PHC≡OH, और ये PH या बेंजीन रिंग O पे माइनस, तो ये बेंजीन रिंग O पे माइनस ये फिनॉल से बना है, फिनॉक्साइड आयन। ये H2O, चूंकि NaOH ऐसे अकेले नहीं होगा, NaOH को पानी में घोल कर डाला था, तो इसलिए पानी प्रेजेंट था, तो पानी में से ये H+ लेके ये फिनॉल बना लेगा। तो ये जो फिनॉल है इसका H+ निकालने पे इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें है पहला बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट या वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई मॉलिक्यूल जो लिक्विड फेज में है उसे इतना गर्म किया जाए कि वो बाहर निकल जाए वेपर के रूप में। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर लिक्विड फेज में था उसमें से एक एक करके वो वेपर बन के बाहर निकलने लगे, उसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर अगर ना पता हो तो अपने कॉपी में लिख लो। यस सर। अब देखो, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डाइमर के रूप में मिलता है। डाइमर का क्या मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। तो देखो कैसे जुड़ता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इधर से RCOOH, ये यहां का H और इसका लोन पेयर इसके साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ना पता हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो याद रखना, जब भी हाइड्रोजन दो
मॉलिक्यूल, कौन कौन से? FON, फोन के बीच में FON। ऐसा हो सकता है कि दोनों एटम यही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी दो प्रेजेंट हो। इनके बीच में जब भी हाइड्रोजन फंसेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहां देखो, यहां पे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन फंस गया। इसलिए इस हाइड्रोजन के साथ, एक के साथ तो डायरेक्टली जुड़ा है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा। नोट कर लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसे भी होता है, लेट सपोज मान लो HF मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो एक बार HF, फिर से यहां पे HF, तो देखो ऐसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दो फ्लोरीन के बीच में फिर हाइड्रोजन फंस गया। ठीक है? ये जो एग्जिस्ट करते हैं ये डाइमर के रूप में करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली ये देखा जाता है वेपर फेज में या एप्रोटिक सॉल्वेंट में। एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपको पढ़ाया गया था पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वहां आपको पढ़ाया गया था SN1 रिएक्शन जो होता है वो उसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर का मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन इक्वल 0 हो, जैसे H2O, जब भी HOH, तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो यहां डेल्टा निगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव बनेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हाइड्रोजन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहां डेल्टा निगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि दो पोल क्रिएट हुए, निगेटिव और पॉजिटिव, जिसके कारण इन दो पोल मिलकर डाइपोल बनाएंगे, और ये डाइपोल नॉन इक्वल टू 0 होगा। यह आपको केमिकल बाइंडिंग में पढ़ाया जाता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर होता है। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये H+ दे सकता है। तो एक होता है पोलर एप्रोटिक, जरूरी नहीं है कि सारे पोलर देंगे, पर हाँ एक ये होता है पोलर एप्रोटिक, होता है पोलर प्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब होता है जो प्रोटॉन नहीं देगा बट पोलर है, जैसे आपका DMSO, इसको डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन और सल्फर में सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहां भी डाइपोल बनेगा, यहां पे डेल्टा निगेटिव और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, बट ये H+ नहीं दे सकता, तो इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। समझ में आया? तो ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर हो, पोलर का मतलब जहां डाइपोल बने, डाइपोल तभी बनेगा जब देखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो मॉलिक्यूल पोलर है। फिर देखना कि क्या यहां से प्रोटॉन मिल सकता है, तो अगर प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, जनरली यही होता है, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो वो प्रोटॉन निकल सकता है, तो वो पोलर प्रोटिक हुआ। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन देने वाला, एप्रोटिक का मतलब प्रोटॉन नहीं देगा वो। तो ये जो डाइमर बनता है वो जनरली वेपर फेज में बनता है, या अगर सॉल्वेंट में देखोगे तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, नोट करो। DMSO का अगर फुल फॉर्म लिखना होगा तो लिख लेना डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट, अगर इन्हीं के कंपैरिजन में हाइड्रोकार्बन हो जिनका मोलर मास अगर इक्वल हो तो इनका ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण। एल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया जाता है कि एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नोट करो जल्दी से। हो गया सर। ये लिख लेना, जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन हाइड्रोकार्बन with comparable
मोलर मास, मोलर मास इक्वल होगा तभी हम कंपेयर करेंगे। मोलर मास अगर इक्वल नहीं हुआ तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लिख लिया? तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारा दूसरा होता है फिजिकल में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि अगर उसे पानी में डालोगे तो घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये H2O मॉलिक्यूल, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी में डालोगे ये तुरंत घुल जाता है। जो लोग आज की क्लास में नए हो, पीछे की चीजें नहीं पढ़े हो, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था RSK IIT के चैनल पे जाना, वहां पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ये नोट कर लिया? यहां लिख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर। हिंदी में लिखोगे तो लिख लेना घुलनशील होता है पानी में। आगे चलो, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पहला होता है एसिडिटी। R(C)OH, जैसे इसे पानी में डालते हो ये तुरंत ब्रेक कर जाता है और ये जो O है वो अपना H+ दे देता है और ये बनाता है R(C)O पे माइनस प्लस H3O पॉजिटिव। कैसे होता है? तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस H को ले लेता है, ये बनता है और फिर ये निगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइज होता है RCO पे माइनस डबल बॉन्ड O। और इन दोनों का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको ऐसे दिखाया जाता है RCOO और ऐसे करके माइनस चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज है ये दोनों पे डीलोकलाइज हो रहा, कभी इस पे कभी इस पे। इसके कारण ये हाइड्रोजन आराम से निकल जाता है क्योंकि निगेटिव चार्ज आराम से रेजोनेंस इसमें से उसमें जा रहा है। तो ये जो प्रोटॉन है, ये वाला जो हाइड्रोजन, ये एसिडिक नेचर का है। क्या है? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर। हो गया? अब देखो अगर आपको कंपैरिजन करने को आ जाए तो RC(OH) ये वाला हाइड्रोजन को अगर आपको कंपैरिजन करने को आए कि ये हाइड्रोजन कितना एसिडिक है तो कैसे पता करेंगे? तो वो ऑन द बेसिस ऑफ R करते हैं। अगर यहां पे कोई R ग्रुप ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, R क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब एसिडिटी इंक्रीज करेगा। एसिडिटी इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज लगा है। अगर कोई R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का क्या मतलब है? कुछ इस तरीके से RC(OH) हो तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाए, ये तीर उसकी तरफ है, R इलेक्ट्रॉन दे रहा है, R से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहा,
तब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, EDG लिखते हैं शॉर्ट में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो जो आपकी एसिडिटी है, एसिडिटी वो डिक्रीज करेगी। क्यों ऐसा हो रहा? तो देखो H के निकलने के बाद ऐसा हो जाएगा ना, ये RC डबल बॉन्ड O पे माइनस। अब यदि कोई यहां पे R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज इधर जो जा रहा था अगर थोड़ा खींचेगा तो ये निगेटिव चार्ज और स्टेबल होगा। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डीलोकलाइज होता है यानी कई सेंटर्स पे जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही सेंटर पे पड़ा रहता है तो वो कम स्टेबल होता है। तो जैसे ये यहां से यहां जा रहा था तो ज्यादा स्टेबल हुआ, इसके कारण H निकला। अब यदि मान लो यहां से कोई माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचता है कोई, तो यदि यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है बार बार कार्बन से, तो ये निगेटिव चार्ज का कुछ पार्ट इधर आने लगेगा जिसके कारण स्टेबल होगा ये। तो इसके कारण हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ये रहा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी। क्यों? एसिडिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है कि H प्लस कौन कितना जल्दी देगा। एसिडिटी इंक्रीज करने का मतलब कि कोई H प्लस कितना जल्दी देगा। कोई H प्लस तभी देगा जब पीछे जो छोड़ के जा रहा है निगेटिव चार्ज वो स्टेबल हो। क्या समझ में आया? H प्लस तभी निकलेगा, ये H प्लस तभी निकलेगा जब यहां पे जो निगेटिव बन रहा है फिर वो स्टेबल हो। यदि वो स्टेबल नहीं होगा तो एसिडिटी नहीं आने वाली। ठीक है? तो इसलिए अगर यहां पे ये निगेटिव चार्ज को और कोई स्टेबल करने वाला लगेगा तो एसिडिटी और ज्यादा होगी। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हो तो एक तो पहले से निगेटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन और दे तो निगेटिव निगेटिव और रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के गया, यहां निगेटिव आया, फिर ये और इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है तो फिर निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होके अनस्टेबल होगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई हुआ, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो वो इस निगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करेगा, और अनस्टेबल करेगा तो कभी भी ये निगेटिव बनना ही नहीं चाहेगा, और नहीं बनने का मतलब है कि H प्लस को निकलने नहीं देगा फिर। तो इसलिए एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये नोट करो। फिर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं जो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। हो गया? अगर इसका मतलब भूल जाओ तो यहां पे आप इसको हटा के इंक्रीजेज लिख लेना, और इसका मतलब डिक्रीजेज। पेपर में ऐसे मत लिख के आना, तीर लगा के काट देंगे वो, आपको इंक्रीजेज लिखना पड़ेगा। आगे चलो, थोड़ा फास्ट लिखो क्योंकि हमें कवर करना है, आज खत्म करना है इस चैप्टर को। देखो मैं आपको ऑर्डर लिख रहा हूं एक, वो ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये R ग्रुप हो सकते हैं, ये है R ग्रुप। R अगर pH होगा और R अगर I होगा, तो I अगर लगा रहेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू pH, और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यदि CF3 लगा हो R के जगह पे। तो इधर से इधर जाने पे जो एसिडिटी होगा वो इंक्रीज करेगा। नोट करो। फिर आपका एक ऑर्डर दे रखा है, मैं वो भी लिखा रहा हूं। अगर ये आपको याद होगा इतना तो आप फिर आपको पूरा ऑर्डर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कर लोगे आप। हो गया? नेक्स्ट देखो, मैं आपको ऑर्डर लिखा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी।
ये आपका ऑर्डर है, नोट करो। अब देखो, अगर ये आपको पूरी तरीके से ना याद हो और अगर ये आपको याद होगा तो आप कर लोगे। सबसे ज्यादा देखो CF3 का होता है, फिर NO2 का, फिर CN का, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे करके है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर pH। यहां देखो सबसे ज्यादा ये जब CF3 लगा हुआ है तब COH है, फिर CF3 की जगह पे जब फ्लोरीन हटा के 3 क्लोरीन लगाया गया तब ज्यादा है, फिर 2 क्लोरीन लगाया गया तब ज्यादा है, उसके बाद सीधे फिर NO2 आ गया। नेक्स्ट CN आया, फिर आपका फ्लोरीन आया, क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, फिर HCOOH आया, फिर क्लोरीन आया। बट याद रखना, देखो COOH के बाद यहां 2 कार्बन है, CH2 CH2। यहां जब क्लोरीन था केवल 1 CH2 था, ठीक। तो ये ऑर्डर है। एक और मैं आपको आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर कंपेयर करने के लिए एक DNP रूल होता है। DNP रूल क्या बताता है, ये जेई या नीट में पढ़ाया जाता है आपको। ये होता है डिस्टेंस, इसका मतलब होता है नंबर, और इसका मतलब होता है पावर। क्या मतलब होता है इसका, सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। सबसे कम डिस्टेंस पे अगर लगा होगा तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे अगर मान लो आपको COOH यहां पे आयोडीन लगा हो, और एक यहां पे आपको दे दे COOH, और यहां पे आयोडीन लगा हो, या आयोडीन से ज्यादा मान लो यहां पे फ्लोरीन ही लगा हो, ठीक है। और कोई पूछे कि बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये जस्ट पहले कार्बन यहां पे लगा है आयोडीन, और ये एक दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। अगर देखोगे ऑर्डर में तो फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आयोडीन कम बढ़ाता है, लेकिन ये पहले लगा है। DNP रूल में सबसे पहले डिस्टेंस देखना होता है, तो डिस्टेंस में सबसे पहले ये है, तो एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी। समझ में आया? याद रखना, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस की बात हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ -I इफेक्ट ग्रुप्स। -I कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो जो ये वाला हमने दिखाया ना, ये है एसिडिटी, या यहां पे लिख लो -I इफेक्ट इंक्रीजेज। इधर से इधर जाने पे -I इफेक्ट इंक्रीज कर रहा, तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट उसका है, सबसे कम इसका है, ठीक है। यहां पे इसमें और ये लिख लेना -I इफेक्ट इंक्रीजेज। ऐसे ही अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं एक, आप करके आना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन दिया पूछा जाता है एसिडिटी का pKa वैल्यू देके, तो याद रखना जो एसिडिटी होता है, एसिडिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka वैल्यू के, और एसिडिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa वैल्यू के। 1/, करके कुछ लिखा है, इसका मतलब इनवर्सली है, मतलब pKa वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान है कि अगर Ka वैल्यू बढ़ रहा है तो एसिडिटी भी बढ़ रहा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/, का मतलब ये होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। नोट करो, हो गया। देखो नेक्स्ट है हमारा कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। पहला है आपका रिएक्शन विद मेटल।
ये अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनाता है RCO माइनस Na प्लस और हाइड्रोजन गैस बनता है। नोट करो इसे। और दूसरा है आपका रिएक्शन विद बेस। अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH बेस होता है, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और यहां पे सीधे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस ये गैस, ऊपर का निशान ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब गैस है वो। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखो, एक और बेस के साथ है RCOOH का। अगर आप NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, RCO माइनस Na प्लस प्लस अगेन आपका H2CO3 बनता है, जो टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। तो इसको H2CO3 लिखो या डायरेक्ट आप H2O प्लस CO2 लिख सकते हो। ये भी अगेन ये सॉल्ट बना है। क्यों? क्योंकि ये एक एसिड की तरीके से काम कर रहा और ये एक बेस की तरीके से काम कर रहा। नोट करो। देखो दूसरा है आपका, अगर आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल लो RCOOH और इसको हीट करो, या P2O5 एसिडिक मीडियम में इसे हीट करना होता है, या P2O5 के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बनता है यहां पे? तो यहां पे इसके 2 मोल, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड O, इधर से OH। क्या होता है? ये आपस में मिलके इसका लोन पेयर इस पे पहले अटैक करता है और ये दोनों मिलके ये पानी बाहर निकलता है और ये बनाते हैं RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R। कैसे बनता है? शॉर्ट में ऐसे देख सकते हो कि एक जगह से OH और एक जगह से H को ऐसे बाहर निकाल दो। ये शॉर्टकट है बनाने का। तरीका ये होता है कि इसका लोन पेयर इस पे अटैक करोगे, O माइनस बनेगा, वो जो O माइनस बनेगा वो नेक्स्ट H को लेके OH बना लेगा। या ऐसा भी कर सकते हो कि इस पे अटैक किया और ये बाहर निकल गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला कि इसका इस पे अटैक कराओ, ये टूटा, दोबारा आया, इसको बाहर निकाल दिया, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे R, और इस H का यहां पे पहले H होगा, लोन पेयर ऐसे पॉजिटिव बनेगा, बाद में ये निकल जाएगा जो कि OH के साथ, तो ओवरऑल आपका एनहाइड्राइड बनता है माइनस H2O। तो कभी भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दोगे सिंपल तो एनहाइड्राइड बनता है, और इसी का अगर हाइड्रोलिसिस इसमें फिर से पानी डाल दोगे तो फिर से ये सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है? तो ये था जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। दूसरा है कि यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा दो R-OH के साथ, तो क्या बनेगा। तो ये होता है कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे आएगा, अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दोबारा आएगा, इस OH को निकाल देगा, तो यहां बनेगा RC डबल बॉन्ड O R- और फिर से H2O बाहर निकलता है। तो यहां पे ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये था आपका एल्कोहल, ये दोनों मिलके दिए यहां पे एस्टर। तो याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन कराओगे तो एस्टर मिलता है और ये भी
जनरली एसिडिक मीडियम में ही कराया जाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है, तो ये वाला भी तीर साथ में लगा लेना इक्विलिब्रियम का। थोड़ा भी पानी बढ़ जाएगा तो दोबारा रिएक्शन पीछे आ जाएगा। नोट कर लिया? देखो कुछ और रिएक्शन है, जैसे अगर आप RCOOH इसका रिएक्शन PCl3 से कराओ, RCOOH इसका रिएक्शन PCl5 से कराओ, और RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड इसका रिएक्शन SOCl2 से कराओ। इन सब के केस में इस जो OH है ना वो Cl बन जाएगा, ये बन जाएगा RCOCl, ये भी बन जाएगा RCOCl, और ये भी बन जाएगा RC+Cl। ठीक है? इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो भी आपको जब पेपर दे रहे होते हो तो बाई प्रोडक्ट भी पूरा लिखना होता है। तो इसके साथ बनता है POCl3 प्लस HCl, दूसरे वाले के साथ आपका बनता है H3PO3, और तीसरे के साथ बनता है SO2 प्लस HCl। यहां पे 3-3 मोल यूज होता है सेकेंड वाले में। मेन आपको ये जरूर याद रखना है कि इनसे रिएक्शन कराओगे तो एसिड से एसिड हैलाइड बनेगा, इसे एसिड हैलाइड बोलते हैं, या असाइल हैलाइड भी बोला जाता है। देखो नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया NH3 होता है गैस, तो यदि RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो पहले आपका RC≡OP- और NH4 पॉजिटिव बनता है। क्या हुआ है यहां पे, ये जो रिएक्शन हुआ है वो एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। इस रिएक्शन का नाम है एसिड बेस रिएक्शन। ये जो लोन पेयर है ना, ये अपना लोन पेयर दे के इस H को लिया है पहले, ठीक है? इस H को ले लिया H+ के रूप में, तो RCO- बन गया, और NH3 से H+ जब आया तो NH4 पॉजिटिव बन गया। ठीक? नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसे हीट करते हो, इसे जब आप हीट करोगे तो इसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा अमाइड RC≡NH2। एक दो यहां से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो C≡O और यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गया तो NH2 बचा और ऑक्सीजन गया, तो -H2O निकल जाता है और अमाइड बनता है। इसका नाम है अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने का ये मेथड है, नोट करो। आर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, अगर बेंजीन ले लोगे तो बेंजामाइड बनेगा यहां पे बेंजोइक एसिड से। एक आपके लिए होमवर्क है, आप करोगे। नोट करो, याद रखना ये जो पीछे वाले ये वाला जो स्टेप होता है ना वो रिवर्सिबल होता है, आगे पीछे आता जाता रहता है जब तक हीट नहीं करोगे। हो गया? देखो नेक्स्ट, अगर इसको अमोनिया के साथ हीट करोगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हो और इसे अमोनिया के साथ हीट करोगे तो पहले आपका सेम जैसे आपका रिएक्शन पहले हमने दिखाया था पीछे वाले में वैसे ही होगा। यहां पे C≡O पे निगेटिव और NH4 पॉजिटिव बनेगा, यहां पे भी O पे निगेटिव और NH4 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है? अगेन अब जब आप हीट करोगे तो 2 मॉलिक्यूल यहां H2O का बाहर हो जाता है और दोनों अमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, C≡O NH2 और यहां भी C≡O NH2। ये कब हुआ है? हीटिंग पे।
ये ट्रायंगल मैंने आपको बताया था एक दिन, हीटिंग का साइन है। नेक्स्ट, और ज्यादा हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट करोगे तो ये फिर ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये इस पे अटैक कर देता है, ये वापस जाता है, दोबारा इसको निकाल देता है, तो ये कुछ ये बना लेता है इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, यहां पे H, और अमोनिया बाहर निकलता है, प्लस में NH3, अमोनिया गैस निकल जाता है। नोट करो, इसको थाइलिक एसिड बोलते हैं, अगर ना नाम पता हो तो इसे लिख लेना, इसका नाम है थाइलिक एसिड, और इसका नाम है थैलामाइड। आगे चलूं, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने पढ़ रखा है, फिर से लिखा दे रहा हूं, RCOOH का रिडक्शन करोगे, आपको पता है NaBH4 से ये नहीं हो पाएगा, केवल LiAlH4 ही इसे कर सकता है, या B2H6 भी यूज करते हैं। ईथर में रिएक्शन कराया जाता है, ईथर एक सॉल्वेंट है जिसमें रिएक्शन कराया जा रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है, और दूसरा फिर से वही पानी डालते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो ये एल्कोहल बन जाता है RCH2OH। पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि LiAlH4 सबको रिड्यूस कर सकता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो। नोट कर लिया? नेक्स्ट है आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना है। कैसे बनता है देखो, RCH2 मान लो, C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से हो, और इसका रिएक्शन कराया जाता है NaOH CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसके साथ रिएक्शन अगर आप कराओगे और हीट करना होता है, क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये CO2 बन के निकल जाएगा, और ये CH2 के साथ H लग जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, H सीधे इसके साथ लगेगा, तो RCH2 जो है वो H हो जाएगा, ऐसे RCH3। समझ में आया? और CO2 गैस बाहर हो जाएगा, इसी को डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने हटा दिया, ये केवल एक मेथड है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधे हाइड्रोकार्बन पे जाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है, RCOOH का जब आप कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो इसका 2 मोल लेते हैं, 2 मोल लेंगे, और ये जो COOH है ये बाहर चला जाएगा, और ये R कपल हो जाता है। इसको कपलिंग रिएक्शन ही बोलते हैं। मान लो लेट सपोज जैसे CH3 COOH हमने लिया, और इसका हमने कराया ऐसे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, हमने इसका कराया कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा, ये COOH हट जाएगा और 2 CH3 आपस में कपल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 और 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया? तो इसे कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। हो गया, तो नेक्स्ट एक और रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं हेल्होल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। बुक्स में जनरली आपको ये शॉर्ट में लिखा होता है HVZ रिएक्शन, हेल्होल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्या होता है, यदि आप कोई RCH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हो,
रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस, पी का मतलब फास्फोरस है यहां पे, ये पी क्या है, फास्फोरस, रेड फास्फोरस। और X2, X क्या है यहां पे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से कोई भी। तो COOH के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है CH2, इस पे आके X लग जाता है, ये हो जाता है RCH, यहां पे X और ये COOH। तो कभी भी यदि COOH के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगाना होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये रिएक्शन यूज किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, और बाद में इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए H2O डाला जाता है, पानी, वर्कअप के लिए। बताओ क्या बनेगा, पिछले दिन मैंने क्लास में कराया था इसको, क्या बनेगा, क्या, एल्डोल, नहीं, NO2, कहां पे, किस पोजीशन पे लगेगा, मेटा पे। मैंने ये बोला था आपको कि बेंजीन के जस्ट बगल वाला जो एटम है, अगर इस पे पाई बॉन्ड होगा तो ये जो NO2 प्लस देता है तो वो मेटा पे जाता है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। मैंने कहा था कि ये दोनों मिलके आपको NO2 प्लस देते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल E प्लस है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल, यदि यहां पे जस्ट जो कार्बन लगा हुआ है बेंजीन के जस्ट ऊपर, उसके पास पाई बॉन्ड हो, तो जो E होता है वो मेटा पोजीशन पे लगता है, और उसके पास यदि लोन पेयर हो, यहां पे जैसे अगर C की जगह पे यहां पे OH होता, NH2 होता, तो फिर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता। चूंकि इसके पास पाई बॉन्ड है तो मेटा पे बनेगा। ठीक है, चैप्टर आपका खत्म हो गया। जो आपने अपने कॉपी में नोट्स बना रखा है, आई होप कि आपने सारा एक ही जगह लिखा होगा, या कहीं भी लिख दिया और रफ में चल रहा है, तो पेपर के समय उसे एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, जा सकते हो।